Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School, and today we are going to start class 12th history chapter number 1st part 7. So let's start. Strategies for procuring materials. अब आती है बात मटेरियल को रिसीव करने की कि मैंने आपको क्या कहा था पिछली स्लाइड में, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ये लोग बिजनेस करते थे और इनका ट्रस्ट इतना था, सब इतना भी नहीं कह सकते बट हाँ इतना ट्रस्ट था कि बीच में सामान से छेड़छाड़ ना हो। तो क्या करते थे, वो एक बढ़िया सी सील बनाते, उसको लगाते अपने सामान पर और बेच देते कि अगर हमें पता लग जाए कि बीच में अगर सामान को खोला गया तो वो सील जो होगी वो ब्रोक होगी। और किसी दूसरे पर्सन के पास वैसी सील नहीं होती थी, सिर्फ वही पर्सन रखता था जो सामान को भेज रहा है, और जो अगर उसको वहां से वापस रिटर्न भेजना होता तो उसको दूसरी सील होती। और दोनों जो थे एक दूसरे की सील से वाकिफ थे, उनको पता था कि भाई ये ओरिजिनल सील है और ये डुप्लीकेट है। तो अगर कोई बीच में डुप्लीकेसी करता तो भी उनको पता लग जाता कि नहीं 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 बीच में क्या है, गड़बड़ हुई है ना। तो अब यही नीतियां है कि ये स्ट्रेटेजीज है कि कैसे वो अपना सामान थे वो रिसीव करते थे, है ना, माल प्राप्त करने की नीति। जैसे देखें, एज इट ऑब्वियस अ वैरायटी ऑफ मटेरियल वाज यूज्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन व्हाइल सम सच एज क्ले वर लोकली अवेलेबल, मैनी सच एज स्टोन, टिम्बर एंड मेटल हैड टू बी प्रोक्यूर्ड फ्रॉम आउटसाइड द alluvial plain. Terracotta toy models of bullock cart suggest that this was one important means of transporting goods and people across land routes. Riverine routes along the Indus and its tributaries as well as coastal routes were also probably used. तो देखो, अब मैंने यहां बात की थी सर बिजनेस की कि सामान को कैसे लाया जाता सिक्योरली और कैसे पहुंचाया जाता। अब इनमें कौन क्या हो सकता है, इनमें उनके जो प्रोसेस्ड सामान है या फिर जो रीफर्निश्ड है या फिर फर्निश्ड सामान है या फिर कोई भी फूड प्रोडक्ट है या फिर दूसरे सामान यानी रॉ मटेरियल जो हमें एक जगह से ना मिलता हो। जैसे कि हमने क्या देखा था कि सर जो फ्रांस के पोर्ट बनाए जाते थे उनमें एक मटेरियल यूज होता था, सिल्क के साथ एक मटेरियल जिसको मिक्स किया जाता था। वो कहां से मिलता था, वो इजिप्ट के बर्तनों में मिला है और हड़प्पा के बर्तनों में मिला। इट मींस कि वो बाहर से इंपोर्ट किया जाता था। तो अगर बाहर से इंपोर्ट किया जाता तो लाने ले जाना पड़ेगा ना सामान को, बिल्कुल पड़ेगा सर। तो क्या करते थे, ये सामान को लाते और ले जाते थे। तो हमें साथ में क्या मिला है, जो बुलॉक थे यानी जो बुल है उसके पीछे गाड़ी बांधी हुई और उसके टॉय, हमें छोटे छोटे टॉय मिले हैं। इट मींस कि इन्हें पता था कि अगर हम बैलगाड़ी के बीच में पीछे उसके गाड़ी बांध ले तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, ये हमारे लिए। बट ये जनरली उससे वाकिफ थे कि ट्रेवल हमें कैसे करना है, वो तो था लैंड रूट। और दूसरा अगर हम रिवरिंग की बात करें या फिर इंडस रिवर ट्रेवलिंग की बात करें तो वो कोस्टल एरियाज के थ्रू यहां से वहां जाते होंगे। और अगर इनसाइड रिवर की हम देखें कि अगर पानी में जाते थे तो वो भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ये बिजनेस कर रहे थे दूसरी जगह और दूर दूर जगह से बिजनेस कर रहे थे। तो क्या बात हुई कि ये बात हुई कि सर इनका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो था, क्या था, बुलोक था। इसी वजह से वो गुड्स का क्या करते थे, सामान का ट्रांसपोर्टेशन करते थे, एक जगह से दूसरी जगह लाना और ले जाना। तो अगर सामान को लाया ले जाया जाएगा बिजनेस भी होगा, बिल्कुल सर होगा। तो उसके लिए बनेगी सीलें। तो ये देखो, ये बर्तन हैं जिनमें अलग सा कलर यूज किया गया है, ये पकाने के बाद काले नहीं हुए हैं, इनमें जो एक कहते हैं ग्रीनिश कलर जो है वो कलर यूज किया गया है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें ब्लैक सा लगता है बट ये ब्लैक नहीं है। उसमें फर्स्ट है मटेरियल फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। अब जो रॉ मटेरियल है जिससे हमें बर्तन बनाने हैं, पोट्स बनाने हैं या फिर कोई इंपोर्टेंट आर्टिफैक्ट बनाना है, उसके लिए क्या चाहिए होंगे हमें कि सर मटेरियल तो चाहिए होगा। अब ये पॉसिबल नहीं है ना कि सिर्फ एक ही मटेरियल से हम बेचते रहे, तो उसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाती है। क्या हो जाती है, अगर कोई चीज को हम कोई मेटल है हमारे पास, है ना, तो उसी एक चीज को हम बेचते रहे और उसके बर्तन जो मजबूत भी ना हो तो कोई खरीदेगा क्या, नहीं खरीदेगा। तो क्या चाहिए इनको चाहिए कि जो हमारे बर्तन है ना, जो पोट्स बना रहे हैं ना हम वो सुंदर दिखे और मजबूत हो और लॉन्ग टाइम तक चल सके। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सर एक्सपेरिमेंट चाहिए। एक्सपेरिमेंट इन द सेंस कि अलग अलग चीजें हम मिला के देखते कि कौन सी चीज मजबूत होती है। अब वो उनको पता था, जब पता था ये क्या करेंगे, अपने सामान को और ज्यादा लग्जरियस
अच्छा और एक गुड क्वालिटी बनाने की कोशिश करेंगे। जहां हम प्रेजेंट में देखते हैं कि लोग उनकी क्वालिटी डिक्रीज कर रहे हैं, बट ये वही कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बट ये सामान की क्वालिटी को इंक्रीज कर रहे थे, जिससे क्या कर रहे कि अलग अलग जगह से रॉ मटेरियल मंगवा कर उनमें मिक्स कर अपने मटेरियल जो थे या फिर अपने आर्टिफैक्ट थे जो बना रहे थे। द हड़प्पन प्रोक्यूर्ड मटेरियल फ्रॉम क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वेज, है ना। जो हड़प्पा वाले लोग थे वो प्रोक्यूर्ड जो मटेरियल थे क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए वो अलग अलग जगह से यूज करते थे। फॉर इंस्टेंस दे एस्टेब्लिश सेटलमेंट सच एज नागेश्वर एंड बालाकोट इन एरियाज वर शेल वाज अवेलेबल। अब देखो जैसा कि मैंने आपको मैप में बताया ना कि सर मैप कहाँ, शेल कहाँ मिलते थे, तो बेटा शेल मिलते थे समुद्र में। कहाँ मिलते थे, समुद्र में मिलते थे शेल। तो देखो इसका सबसे बड़ा जो पॉइंट कौन सा हो गया, जो बिजनेस पॉइंट हो गया इनका, जहां से वो बिजनेस करते थे, नागेश्वर हो गया और एक बालाकोटा हो गया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रीजन है, आपको पता होने चाहिए किसके लिए, कि सर शेल ऑब्जेक्ट को सेल करने के लिए। तो अगर आपको कोई दूसरा मटेरियल याद नहीं आता तो याद रखना कि समुद्र है तो यहाँ क्या मिलेंगे, यहां सर शेल मिलेंगे। तो अगर शेल मिलेंगे तो उसका बिजनेस होगा, तो कौन करेगा, वहां कोस्टल एरिया वाली जगह। इट मींस की नागेश्वर एंड बालाकोटा ये दो इंपॉर्टेंट रीजन है शेल का बिजनेस करने के लिए, ये बात आपको ध्यान में रहे। देन इन एरियाज वर शेल वाज अवेलेबल अदर सच साइट्स वर शोर टू गई। कहां है, इन फार ऑफ अफगानिस्तान नियर द बेस्ट सोर्स ऑफ लापीस लाजुली। Lapis lazuli, a blue stone that was apparently very highly valued. नीली लार्जवर्ध मणि जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, नीली लार्जवर्ध मणि, है ना। हिंदी में लिख देता हूं, नीली लार्जवर्ध मणि जो थी वो बहुत ज्यादा हाई वैल्यू की थी। अरे चमकती थी पूरी, जैसे पता नहीं लाइट बल्ब जला दे उसके अंदर रख के, है ना। तो कहां मिलता था वो, अफगानिस्तान के शोरतुगुई में। मैंने आपको बताया था कि जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो पाकिस्तान वाला कुछ रीजन, मतलब कुछ क्या पूरा ही आता था अपने पास, तो वो सारी जगह नहीं इंडिया के अंदर आती थी। सुनना मेरी बात, इंडिया के अंदर आती थी। उसके बाद क्या हुआ, जैसे भारत का विभाजन हुआ ना, तो पाकिस्तान ने क्या बोला, उधर से ले लो भाई, आपके पास कुछ नहीं है, सारा हमारे पास आ गया है, अब जितनी भी सभ्यता वो सारी हमारी है। ये क्या बात हुई भाई। तो फिर क्या हुआ, यहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला बेटा जी अगर उस जगह पे मिली है तो क्या दूसरे के लोग रहते नहीं होंगे क्या। अब ये बात तो हमें पता लग गई थी कि ये पूरा का पूरा एक एम्पायर बना हुआ था, है ना, पूरा एम्पायर बना हुआ था। तो उन्होंने बोला अरे यार क्या तुम जगह के लिए कर रहे हो, है ना, क्या जरूरी सिर्फ वही हुआ होगा। तो जब आर्कियोलॉजिस्ट ने अंदर देखा, उस सीमा को छोड़कर भारत के अंदर ढूंढना शुरू किया जो प्रेजेंट में है, तो वो हैरान रह गए देखकर, अरे हर दूसरी जगह उन सिविलाइजेशन का सिंबल थी। तो खोदते 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 लगभग पूरे भारत में, साउथर्न जगह ना देख लो, वेस्टर्न देख लो और नॉर्थर्न देख लो, सभी जगह पे इनकी सभ्यता के साइन मिले और बहुत बड़े लेवल पर। तो देखो उसमें से एक जगह थी अफगानिस्तान की शोरतुगुई। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है कि सर अफगानिस्तान की एक जगह थी शोरतुगुई जहां पर एक ब्लू कलर का लापिस लाजुली, जिसको नीला लार्जवर्ध मणि कहते थे, वहां से इंपोर्ट किया जाता था। क्यों, क्योंकि सर ये जो ब्लू कलर का पत्थर था ना, ये बहुत ज्यादा हाई वैल्यू का था। डायमंड के अकॉर्डिंग मान लो, उनकी वैल्यू का मान लो, क्योंकि अरे ब्लू कलर यानी ऐसा कलर जिसको जो मनुष्य है वो बचपन से देखता आ रहा है। आसमान देख रहा है ना, ब्लू कलर का है ना, तो अगर उससे जुड़ा हुआ हमने कोई पत्थर मिलता उस जमाने में जब हमें नहीं पता था इसके बारे में कि ये कैसा है, तो हम क्या बोलते, ये तो किसका टुकड़ा है, आसमान का टुकड़ा है। किसका है, आसमान का टुकड़ा है। क्या बन जाता है, ये एक तरह का सिंबल बन जाता था। तो अगर वो कोई सिंबल क्रिएट कर रहा है या सिंबल बन रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। क्या होगी, बहुत ज्यादा। अब पुराने लोग थे, टेक्नोलॉजी एडवांस थी, बट वो इन चीजों को क्लियरली मानते थे कि हाँ अगर ब्लू है तो क्या होगा, आकाश का टुकड़ा होगा। तो अगर आकाश का टुकड़ा होगा इट मींस कि उसकी वैल्यू क्या थी, हाई थी। क्यों, क्योंकि कहते थे ऊपर से आए हैं। ठीक है, अ ब्लू स्टोन दैट वाज अपरेंटली हाईली वैल्यूड एंड लोथल व्हिच वाज नियर सोर्सेस ऑफ कैरोलाइन फ्रॉम भारूच इन गुजरात।
और पहला क्या था, अफगानिस्तान का शोरतुगी, जहां एक ब्लू कलर का पत्थर मिलता था, नीला लाल जरूरत पड़ी। दूसरे के बाद क्या करते हैं हम, लोथल, क्या मिलता था, केरालाइन। अच्छा सोर्स था एक रेड कलर के स्टोन का। कौन सा कलर का, रेड कलर का। होता तो येलो था पर उसको वो जलाकर जल भुनकर रेड में कर देते थे। तो कहां मिलता था, लोथल के भारूच जगह है एक गुजरात में, वहां से। स्टेटाइट फ्रॉम साउथ राजस्थान, ये स्टेटाइट यानी सेल खड़ी का पत्थर है। सेल खड़ी का पत्थर आज तक ये राजस्थान में मिलता है और अभी तक मिल रहा है, इसको यूज किया जा रहा है। एंड नॉर्थन गुजरात एंड मेटल फ्रॉम राजस्थान, धातु के अवशेष मिले। किसके मिले, धातु के अवशेष मिले राजस्थान से। तो ये मान लो कि इतना सा जो आपके लिए ये जगह लिखा हुआ है पैराग्राफ, ये पूरा पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है कि सर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको हर जगह पूछा जाएगा। इवन 12th का मान लो और कोई भी भर्ती का एग्जाम आएगा, कोई भी वैकेंसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएगा, उसमें आपसे ये पूछा जाएगा अगर हिस्ट्री है तो। और यूपीएससी के लेवल पे तो आपसे ये पक्का पूछा जाता है। इसमें क्या है, हमें याद रखना है कि पहला शोरतुगी इन फार ऑफ अफगानिस्तान किसका था, कि सर ब्लू पत्थर का था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा लापिस लाजुली उसको बोलते हैं, उस ब्लू पत्थर को, अ ब्लू स्टोन दैट वाज अपरेंटली वेरी हाई वैल्यूज, क्योंकि आकाश का टुकड़ा है तो क्या होगा, हाई वैल्यू रहेगा। दूसरा लोथल हमने देखा, अच्छा सोचता केरलाइन पत्थर, जो येलो कलर का पत्थर था उसको जल भून के क्या करते, लाल कर देते। अब लाल हो तो क्या उसका कलर अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा बिक रहा था, हाई वैल्यू थी। कहां मिल रहा था, लोथल में मिल रहा था, नियर सोर्स ऑफ केरलाइन, जैसे कि फ्रॉम भारूच में गुजरात के अंदर। कहां मिल रहा था, गुजरात के अंदर। पहला क्या हो गया, ब्लू स्टोन, रेड स्टोन। अब तीसरा क्या होगा सर, स्टेटाइट, सेल खड़ी का पत्थर जिसको बोलते हैं, चौक के अंदर हम यूज करते हैं। चौक देखा सबने, चौक के अंदर यूज करते हैं। कहां से मिला था, राजस्थान से, और प्रेजेंट में भी राजस्थान से वो मिल रहा है। उसके बाद नॉर्थन गुजरात से भी मिल रहा था। एंड मेटल फ्रॉम राजस्थान, एविडेंस मिला है कहां से, जो धातु था वो भी राजस्थान से मिलता था। गॉट इट। Another strategy for procuring raw material may have been to send expeditions to areas such as the Khetadi. Khetadi region कहाँ है, राजस्थान में, for copper and South India for gold. अब साउथ इंडिया की बात अगर आती है ना तो हमें क्या याद आता है सर, KGF। सबने देखी है KGF, फर्स्ट एंड सेकेंड, फुल फॉर्म क्या होती है, कोलार गोल्ड माइन। तो इसका जो इतिहास है वो बिल्कुल जैसा दिखाया गया वैसा तो नहीं है, बट हाँ जो केजीएफ जगह थी वो उस पूरी जगह पर गोल्ड को एक्सकेवेट यानी खुदाई के दौरान या फिर वहां से निकाला जाता था, गोल्ड को वहां से निकाला जाता था, केजीएफ यानी कोलार गोल्ड मार्क। क्यों, क्योंकि हमें जब भी साउथ इंडिया की याद आएगी ना, हमारे पास एक ही ऑप्शन है बढ़िया जो ऑन द स्पॉट यानी चुटकी में हमारे दिमाग में आता है, वो है केजीएफ, कोलार गोल्ड माइन। तो क्या बता रहे हैं कि देखो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था कि राजस्थान से और वहां से सब मेटल आ रहा है, और साथ ही साथ हमने देखा तो खेतड़ी रीजन है, कौन सा, जो खेतड़ी रीजन है ना वहां से क्या आ रहा है, कॉपर आ रहा है, तांबा जो है वो वहां से आ रहा है। तो कह सकते हो कि सर एक तरह से ये भी इंपॉर्टेंट है क्या, ये खेतड़ी का रीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहां से कॉपर आ रहा है, हड़प्पा मोहनजोदारो उस तरफ ट्रांसफर हो रहा है। दूसरा साउथ इंडिया, वहां से गोल्ड आ रहा है, मे बी केजीएफ भी रहा हो, तो केजीएफ तो काफी पुराना है और गवर्नमेंट ने भी उसका थोड़ा यूज किया है। एंड दिस एक्सपेडिशंस स्टेबलाइज्ड कम्युनिकेशन विद लोकल कम्युनिटीज। किससे स्टेबलाइज था, वहां की जो लोकल कम्युनिटी थी उसके साथ स्टेबलाइज था। ओकेजनल फाइंड ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट सच एज स्टेटाइट microbeads in these areas are indications of such contact। अब देखो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सर ये तो पता लग गया हमें कि दोनों का जो टाइम पीरियड था वो लगभग सबका सेम था, और इनका जो कांटेक्ट था, बिजनेस का कांटेक्ट हमें पता लगता है। वो कैसे पता लगेगा, बच्चा जब पता लगेगा जब वहां हमें क्या मिलेंगे, उनके एविडेंस मिलेंगे। अब एविडेंस कैसे, जैसे कि हमने पहले बात करी थी, 10 इससे पहले क्या बात करी थी कि सर माइक्रोबीट्स होते थे। क्या होते थे, मतलब कि माइक्रो बहुत छोटे छोटे मनके हुआ करते थे। अब उनको बनाने की कला तो अभी तक उजागर हुई नहीं कि कैसे बनाते थे, बट हाँ ये पक्का है कि अगर बनाते थे तो उनके पास औजार जरूर रहे होंगे। तो अगर वो बनाते थे, अगर वहां हमें वो मिले हैं, और सेम हम देखते हैं कि दूसरी जगह तो जो थी
वहां भी हमें उसी तरह के जो मनके हैं वो मिले हैं। तो जब उसी तरह के मनके मिले, इट मीन्स कि साफ पता लगता है कि दोनों का आपस में क्या था, कांटेक्ट था। अब कैसे, जनरली मैं देखता हूं कि मेरे पास एक बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स है ना, एक अच्छे लोगो का है, एक अच्छे प्रिंटेड का है, और बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम मेरे दोस्त के पास भी है। और जब हमने पूछा कि कहां से लिया, तो हमें पता लगा कि हमने दोनों ने एक ही दुकान से लिया है। क्यों? क्योंकि उस एरिया में सिर्फ वही एक दुकान है जहां से वो मिलता था। समझ रहे हो मेरी बात को? इट मीन्स कि यहां जो हमें मिलता है माइक्रोबिट्स, बनने की जगह क्या थी, एक था, मैन्युफैक्चर एक होता था, और वहां से क्या होता था, ट्रांसफर होता था दूसरी जगहों पे। तो अगर हमें किसी थर्ड प्लेस पर, जैसा यहां पे उसका मैन्युफैक्चर होता है, यहां से यहां ट्रांसफर हुआ नंबर प्लेस फर्स्ट, और यहां से हुआ नंबर सेकंड प्लेस पर, और हुआ नंबर थर्ड प्लेस पर, है ना, ट्रांसफर हुआ। तो हमने देखा कि सर मैन्युफैक्चर तो यहां हुआ, पर हमें यहां भी मिल रहा है एविडेंस और यहां भी मिल रहा है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि दोनों का आपस में कनेक्शन रहो? क्यों नहीं? जब ये मैन्युफैक्चर कर रहा है, ये फर्निश कर रहा है, तो इनका कनेक्शन होगा नहीं आपस में? हो सकता है यहां से वहां ट्रांसफर हुआ हो, है ना। तो हमें क्या पता लगता है कि सर इनका आपस में कनेक्शन तो था, कॉन्टेक्ट तो था। किसके जरिए था? बिजनेस के जरिए रहा हो, चाहे दूसरे रिलेशन रहा हो, चाहे दूसरी कम्युनिटीज रही हो, बट इनका आपस में कॉन्टेक्ट था। एविडेंस क्या मिलते हैं हमें? माइक्रोबिट्स मिलते हैं। सो देयर इज एविडेंस इन खेतड़ी। कहां मिलते हैं? एक खेतड़ी में भी हमें एविडेंस मिलते हैं। खेतड़ी राजस्थान, अभी बताया था मैंने, है ना। तो राजस्थान की हमारे पास में दो जगह है जो हमने अब तक देखी है ना। है तो दूसरी भी, पहली थी कालीबंगा, दूसरा है खेतड़ी। ये आपको याद रखना है। कालीबंगा किस लिए? कि सर जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और खेतड़ी किस लिए? कि सर कोपर, है ना। ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द गणेश्वर जोधपुरा कल्चर with its distinctive non-Harappan pottery and unusual wealth of copper object, it is possible that the inhabitants of this region supplied copper to the Harappans. अब देखो ये लाइन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि क्या मिला है कि सर जो खेतड़ी जोधपुरा गणेश्वरम का जो एरिया था, पूरा का पूरा राजस्थान के अंदर जो आता है, किसके अंदर आता है? गणेश्वर जोधपुरा। कौन सा है? गणेश्वर जोधपुरा। कल्चर कहा पूरा का पूरा, है ना। जब पूरी कम्युनिटीज मिलती है तो आर्कियोलॉजिस्ट उनको क्या बोलते हैं? कल्चर बोल देते हैं। बोले कि वहां पर क्या मिला है? अच्छे एविडेंस मिले, सोर्स मिले। किसके? कॉपर पे। कॉपर में मिले। तो सर अगर कॉपर में मिले तो मे भी वहां से क्या हो, वहां से ट्रांसफर किया जाता हो हड़प्पा नगरों को, और साथ ही साथ नॉन हड़प्पान पोर्ट्री मिली है। इसका मतलब क्या है कि ऐसी पोर्ट्री जो हड़प्पा से अलग हो, है ना। बिल्कुल वैसी नहीं जैसे हड़प्पा में पोर्ट्री बनाई जाती थी, जैसे मटके थे, मनके थे, बिल्कुल वैसा नहीं, कुछ अलग तरीके के, है ना। तो जिसे क्या बोला गया? नॉन हड़प्पा पोर्ट्री बोला गया है। कहां मिले हैं? सर हमें याद रखना है कि तो खेतड़ी का रीजन कॉपर के लिए था, दूसरा गणेश्वरम और जोधपुरा। कौन सा है? गणेश्वर जोधपुरा जो कल्चर था वहां पर मिला है। नॉन हड़प्पन पोर्ट्री मिली है, और कॉपर के बहुत ज्यादा जो सोर्स है वो मिले। इसका मतलब क्या है कि वहां से जो कॉपर है वो दूसरी जगह या फिर हड़प्पा नगरों में क्या किया जाता था? सप्लाई किया जाता था, है ना। तो अब खेतड़ी कालीबंगा के साथ हमें क्या पता लग रहा है कि सर एक जोधपुरा हो जाएगा और एक हो जाएगा गणेश्वर। कहां ये पूरा? ये सर राजस्थान के अंदर। कहां है? राजस्थान के अंदर। मैं भी आपको बता दूंगा इसका, डोंट वरी रो। ओके, सो इट इज पॉसिबल दैट इनहैबिटेंट्स, यानी तो यहाँ के जो निवासी थे, रीजन सप्लाइड कॉपर टू द हड़प्पन। क्या करते होंगे कि शायद यहां से जो कॉपर था वो हड़प्पा नगरों में ये सप्लाई करते थे। इनका एविडेंस मिला है। इसके अंदर क्या बताया गया है? हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड वेस्ट एशिया। अब पूरा एशिया का बताया गया, हड़प्पा सभ्यता के साथ एशिया का जो पार्ट था वो बताया गया। अब हड़प्पा जो था वो इस रीजन तक सीमित था, मतलब कहना चाहे तो हड़प्पा था, हड़प्पा, मेलुहा, लोथल और ये उत्तंडर। उसके अलावा जो वेस्ट एशिया था यहाँ पर भी सभ्यताएं थी। मेसोपोटामिया है, तुर्क है, उन है, तिंदापियादा है, मगान है, दिलमन है, और ये पूरा का पूरा जो एरिया है उसको लाल सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल सागर कहते हैं। और यहाँ जो एविडेंस है वो बताया कि देखो यहाँ भी उस समय यानी सेम टाइम पीरियड के अंदर दूसरी जगहों पर भी अलग अलग सभ्यताएं थी।
बट सबसे पुरानी कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या पता लगेगा कि सिर्फ यही एक सभ्यता नहीं थी उस वक्त, जो ये सब जो ट्रांसफर हो रहा था बस अंदरूनी देशों तक नहीं हो रहा था, है ना, इंटरनल नहीं हो रहा था, बट जो आउटर जगह है, जो बाहर की जगह है, वहां पर भी इनका ट्रांसफर हो रहा था। किनका? सामान का। कॉपर की बात करें, गोल्ड की बात करें, मेटल की बात करें, या फिर आयरन और जो भी वो निकालते थे उन सब का। इवन जो फर्निश पोर्टरी थी, फ्रेंच पोर्टरी थी, और जो जिनके आर्टिफैक्ट थे वो भी वहां ट्रांसफर होते हैं। जिनके एविडेंस हमें कहां मिले कि सर हम जब पिरामिड की बात करते हैं, सेम टाइम पीरियड में रहे, और जब पिरामिड में देखे हमने वहां की खुदाई करी तो हमें वहां पर भी गोल्ड के एविडेंस मिले, जो कि हमें कहां दिखते हैं सर? साउथ इंडिया में, नीचे की तरफ दिखते हैं पूरा का पूरा। मैप को हम जब भी देखते हैं हमें क्या पता लगता है कि सर जो ऊपर का हिस्सा है, आप भी हमेशा याद रखना, ऊपर के हिस्से को हमेशा नॉर्थ से इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं? नॉर्थ से इंडिकेट करते हैं। तो जब भी आप मैप रीड करो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो अगर मैं आपको बोलूं यहां भारत का कौन सा हिस्सा, तो लगभग ये देखो, जहां हड़प्पा और मेलुआ ये सब आ रहे हैं, लोथल, ये भारत का एक हिस्सा है। बाकी पूरा का पूरा पश्चिमी एशिया है। कौन सा है? पश्चिमी एशिया। और नीचे की तरफ जाएंगे तो साउथ इंडिया जाएगा, जहां पर मैंने बात करी थी केजीएफ की, क्योंकि सबसे पॉपुलर है ना। और दूसरा ये कि जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं, केजीएफ सबको पता है, इंस्टेंटली हमें याद हो जाता है कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंट लैंड। अब देखो, अब जैसे हमने यहां मैप में क्या देखा कि सिर्फ जो ट्रांसफर था वो इंटरनल नहीं होता था, बाहर की जगहों पे भी होता था, है ना। मेसोपोटामिया है, ये रेड सी इस तरफ है, दलमुन है, मगन है, यानी पूरा का पूरा वेस्ट एशिया रहा हो। अब ये क्या कहता हूं कि मैं इनका जो कॉन्टेक्ट रहा हो, जनरली हम क्या देखते हैं कि सिर्फ यहां तक सीमित नहीं था, यहां तक नहीं था, बल्कि इनका कॉन्टेक्ट चारों तरफ था, इस तरफ भी था, यहां पर भी एविडेंस मिले, सब जगह मिले। तो अब देखो कि सर अब इनका ट्रांसफर अगर यहां हो रहा है, इट मींस कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कांटेक्ट रहा हो, है ना। अब हमने यहां तक तो देख लिया था कि सर एविडेंस मिले हैं, तो क्या हमें ये पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि कांटेक्ट इनका कैसे रहा? तो देखो अगला पॉइंट क्या है, वही है कि कांटेक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स। इनका जो कांटेक्ट था इन सुदूर क्षेत्रों से, मतलब जो दूर दूर स्थित थे, बहुत दूर थे, उनका ट्रांसफर तो होता ही था सामानों का, बट उनका कांटेक्ट कैसे हुआ? क्योंकि अगर हमें जो भी सामान भेजना हो, प्रेजेंट टाइम में हम क्या करते हैं कि सर अगर हमें ए पार्ट से बी पार्ट को कोई सामान भेजना है, तो हमारे पास बी पार्ट की क्या होनी चाहिए सर? इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना। इंफॉर्मेशन जैसे कि पहले तो उसका एड्रेस होना चाहिए, है ना, कि सर एड्रेस भी बाद में, पहले हमें ये होना चाहिए कि वो हमें पेमेंट तो दे रहा है ना, और हमें थोड़ा नॉन हो, है ना, कि हमारा कस्टमर है, हमें पेमेंट दे रहा है, तो हमें उसको क्या करना चाहिए? उसकी इंफॉर्मेशन लेके वहां सामान भेजना चाहिए। तो ये है सेलर और ये है रिसीवर। तो अगर वो सामान यहां से यहां भेज रहा है, इट मींस कि उसे सेकंड जो प्लेस है, बी प्लेस है, उसकी इंफॉर्मेशन है, और वहां से उसको पेमेंट रिसीव हुआ है। पेमेंट रिसीव कब होगा? जब दोनों को एक दूसरे के बारे में जानकारी होगी, जानते होंगे, या तो अच्छी तरह या फिर एक बिजनेस प्रोफेशन के हिसाब से, बट जानकारी तो थी। तो वो कैसे था, वो कैसे हमें पता लगता है, उसके बारे में हम देखते हैं। अब देखो, हमने मैप में चला, मैप में देखा सर हमने यहाँ एक ओमान जगह है। क्या है सर? एक ओमान जगह है यहाँ, है ना, मेसोपोटामिया है, इस तरफ एक ओमान जगह है। तो अब हड़प्पा तो यहाँ स्थित है और ओमान इतना दूर है। तो अब ये देखो कि जो ये पोर्ट है ना, ये कहाँ का है सर? ये हड़प्पा का पोर्ट है। कहाँ का हड़प्पा पोर्ट है? हड़प्पा का पोर्ट है। और हमें मिला कहाँ है सर? ओमान में मिला है। ओमान, मेसोपोटामिया, उस तरफ मिस्र की तरफ। कहाँ मिला है? यहाँ हड़प्पा, वहां ओमान, मिला है ना। इट मींस कि दोनों में कोई ना कोई कांटेक्ट था, कनेक्शन था। तो कैसे था? रिसेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंड सजेस्ट दैट कॉपर वाज आल्सो प्रोबेबली ब्रॉट फ्रॉम ओमान। अब देखो क्या पता लगा कि सर अब जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो कह रहे हैं कि शायद थोड़ा बहुत कहां से? ओमान से भी मंगाया जाता होगा। तो अब तक तो हमने पढ़ा कि राजस्थान में खेतड़ी था, जोधपुरा था, गणेश्वरम था, कालीबंगा था, है ना। इसके अलावा जो कॉपर था वो ओमान से भी मंगाया जाता था। सारे एक जगह पर निर्भर नहीं थे। ऑन द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, chemical analysis have shown that both the Omani copper and Harappan artifact have
ट्रेसेस ऑफ निकल, ठीक है, सजेस्टिंग ए कॉमन ओरिजिन। अब देखो बात करी थी हमने निकल की, कि निकल कहाँ यूज हो रहा था, कि सर जब हमने परफ्यूम पॉट की बात करी थी ना, कि जब परफ्यूम के डब्बे थे छोटे 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 बनाते थे वो फ्रांस के पॉट, उसके अंदर वो निकल यूज करते थे नहीं करते थे। और जो केमिकल एनालाइजर है, जो एनालाइज करते केमिकल का, उन्होंने बताया है कि जो बर्तन थे इनके पॉट वगैरह थे, दोनों में यानी हड़प्पा में जो निकल मिला है उसी के एविडेंस ओमान वाली जगह यानी जो अरेबियन सी का जो टिप है, पेनिसुला वाला इलाका, वहां पर भी उसके एविडेंस मिले हैं। इट मींस निकल तो चीज तो एक है, बट यूज कहां हो रहा है, कि सब दोनों के बर्तनों में हो रहा है। एविडेंस मिला ना, प्रूफ मिला ना, इट मींस क्या था, आपस में कॉन्टेक्ट था। सो सजेस्टिंग ए कॉमन ओरिजिन, कि दोनों का क्या रहा और कोई कॉमन ओरिजिन रहा हो। देयर आर अदर ट्रेसेस ऑफ कॉन्टेक्ट एज वेल। A distinctive type of vessel, a large Harappan jar coated with a thick layer of bleak clay, has been found at Omani sites. Such thick coating prevent the percolation of liquids. We do not know that what was carried in this vessel, but it is possible that the Harappan exchanged the contents of this vessel for Omani copper. अब देखो क्या है, ये बता रहे हैं हमें कि देखो हड़प्पा में जो कॉपर बनते थे, कॉपर नेट में इसके जो बर्तन बनते थे, उनको किसी ब्लैक शील्ड से हल्का सा कोटेड किया जाता था, जिसके अंदर कोई लिक्विड हो हम रख सके। अब जब भी लिक्विड की बात आती है ना, तो हमने जनरली क्या देखा मूवीज के अंदर, हॉलीवुड मूवीज के अंदर, कि सर बड़े बड़े जार होते थे पुराने, उनमें वो रखते थे अल्कोहल, रखते वाइन रखते थे, पुरानी महंगी मतलब हजारों साल पुरानी शराब रखते थे, उसके अंदर पड़ी रहती, फिर उसको पिलाते के ना इतने साल पुरानी मूवीज में देखा है ना। तो यहाँ मैं नहीं कह रहा कि वही रखते हो, बट हाँ अगर हमें याद रखना है तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि सर बड़े बड़े बैरल हुआ करते थे, या फिर कोई कंटेनर मान लो, छोटे छोटे जार मान लो, है ना, जिसको ब्लैक किसी मेटल से, किसी लिक्विड से, लिक्विड डालने के लिए उसके ऊपर किसी से कोटिंग की जाती थी, जिससे क्या हो, लिक्विड हो वो उससे बाहर ना निकले और काफी टाइम तक स्टोर किया जा सके। तो क्या होता था, जो ओमान के लोग थे ना, ओमान के, वो क्या करते, हड़प्पा वाले लोगों से ये जो बर्तन है वो क्या करते, परचेज करते और वापस उनके देते थे कॉपर, है ना। इस सिस्टम को क्या कहते हैं कि वस्तु के बदले वस्तु लेना, है ना। इंग्लिश में तो बोलते हैं वस्तु विनिमय और इंग्लिश में बोलते हैं बार्टर सिस्टम, जिसमें क्या हो, जिसमें हम किसी व्यक्ति से कोई वस्तु लेकर वापस उसी को क्या देते हैं, दूसरी वस्तु दे देते हैं। तो यहां भी ये बार्टर सिस्टम चल रहा था कि क्या करते थे सर, हड़प्पा वालों से लेते थे ये वाले पॉट्स और वापस उनको देते थे कॉपर, कि भैया आप कॉपर ले लो और हमें ये पोर्ट दे दो। क्यों, क्योंकि हमें कुछ लिक्विड जो है हमें रखना है इसके अंदर। अब वो लिक्विड क्या था इसके बारे में नहीं पता, बट जनरली क्या हो सकता है, कोई पेय पदार्थ यानी जिसको पिया जा सके, ऑब्वियस सी बात है वही रखेंगे, है ना? ओके, तो इसी वेसल को, इन्हीं बर्तनों को क्या करते थे ओमानी लोग, परचेज करते थे, किसके बदले, कॉपर के बदले। सो दिस इज अ सिलेंडर सील typical of Mesopotamia, but the hemmed bull motif on it appears to be derived from Indus region. अब ये जो सील है ये मैंने आपको पहले भी बताई है, बताइए टिपिकल मेसोपोटामिया किसकी है, कि सर सील तो मेसोपोटामिया की है। कहां की है, मेसोपोटामिया की है। अब मेसोपोटामिया की क्यों है सर, क्योंकि हमें वहां मिली है, इसलिए मेसोपोटामिया की है। अब बात मेसोपोटामिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो बुल देख रहे हो आप, ये है ना, ये सांड सा है, बुल है। अब ये कहां से डिराइव्ड है सर, ये हड़प्पा से डिराइव्ड है ना, हड़प्पा से लिया गया है। तो इसका मतलब क्या मालूम है कि सर ये वो सील है जो बिजनेस के लिए यूज करते थे, कि हड़प्पा वालों ने लगा के भेजी कि हमारे सामान से छेड़छाड़ ना हो, और ओमान में वो सील पड़ी रही, तोड़ी नहीं गई। मतलब कुछ टीटा हो, कुछ हिस्सा टूटा हो, क्या पता चलता हमें, ना हमें तो बस इतना ही हिस्सा मिला है। मिली ओमान में है, बट है कहां की सर, हड़प्पा के एविडेंस है इसके अंदर। क्यों, क्योंकि ये सांड जो हम देख रहे हैं ना, ये हड़प्पा में, हड़प्पा की सीलों में हमने देखा था, वहां पर मिला है, पर है वहां का, मिला ओमान में। साथ ही साथ देखो ये भी एक बुल का क्या है, इंडिकेशन है। क्या है, इंडिकेशन है, साइन है। सो इट अपीयर टू बी ड्राइव्ड फ्रॉम द इंडस रीजन। इंडस कौन सा रीजन है, हड़प्पा वाला, मोहनजोदारो वाला। इंडस यानी कि सिंधु नदी सभ्यता, वहां का जो रीजन है, वहां का सिंबल है ये सांड।
So Mesopotamia text datable to the 3rd millennium BCE refer to copper coming from a region called Megan, perhaps a name for Oman. And interestingly enough, copper found at Mesopotamia site also contain traces of nickel. Mesopotamian text datable to the 3rd millennium BCE. BCE it means before Christ. पता है सबको? 3rd millennium BCE क्या रेफर करता है? ये बताता है कि coming from a region called Megan. कहां से आता था? मगान जस्ट बोल दो, मैगन बोल दो, perhaps name for ओमान. जो ओमान के लिए शब्द यूज किया जाता हो, क्या हो? जो ओमान के लिए शब्द यूज किया जाता हो वो था सर मेगन. ये रहा हड़प्पा और यहां से कॉन्टेक्ट रहता था. अब देखो, अब यहां बीच में पानी है, इट मीन्स दो रास्ते, या तो फिर घूम के जाओ या फिर सर यहाँ पे इनके पास कोई जगह रही हो, यहां से वो ट्रेवल करते हो. दो तरीके हो सकते हैं. हवा में उड़ के जाने से रहे अभी कि सर बोलो मत हवा का, अगर एविडेंस मिल गया तो पॉसिबल है ना. बट इतना नहीं है क्योंकि जितने एविडेंस मिलने थे हमें मिल चुके. कुछ एक है जो अभी भी तलाशे जा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इनकी जो सीक्रेट राइटिंग है वो अभी तक हमें पता नहीं चल पाई है. तो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कंटिन्यूस कोशिश में लगे हैं कि क्या हो जाए कि सर उनके हमें जो एविडेंस है वो मिल जाए, तो ताकि हम उनको ट्रांसलेट कर पाए. अगर वो ट्रांसलेट हुआ हमें उसकी बहुत सारी मिस्टेक. सो मे बी नेक्स्ट ईयर ये पॉसिबल हो जाए, फ्यूचर में पॉसिबल हो जाए कि हम उन टेक्स्ट को पढ़ पाए, क्योंकि एआई जो टेक्नोलॉजी वो इतनी एडवांस हो चुकी है कि हर चीज ट्रांसलेट करने लगी है. तो मे बी वो भी हो जाए. तो मेगन को क्या बोलते थे सर? ओमान बोलते थे, है ना. तो 3rd मिलेनियम बीसीई का जो टाइम था उसको इंडिकेट करता है कि जो मेगन था वो ओमान के लिए यूज होता था, और यहीं से इन दोनों का हड़प्पा और ओमान का ट्रेड होता था कॉपर को लेकर. किसको लेकर? कॉपर को लेकर. दूसरा, यहां पर कॉपर के जो थे वो इनफ एविडेंस मिले हैं, मतलब बहुत ज्यादा रूप में एविडेंस मिले. किसके? कॉपर के. तो हमें याद रखना है कि सर कहां से मंगाया जाता था? मगान या फिर मैगन से मंगाया जाता था. एंड perhaps a name for ओमान, जो कि ओमान के लिए शब्द यूज किया जाता हो. एंड इंटरेस्टिंगली इनफ कॉपर फाउंड एट मेसोपोटामियन साइट. ये कौन सी साइट है? सर ये मेसोपोटामियन साइट है. कौन सी है? मेसोपोटामियन साइट है. एक बार हम इसको रीजन करते हैं. सिर्फ यहां पर भी इनफ मात्रा में यानी अच्छी क्वांटिटी में कॉपर मिला है. क्या मिला है? कॉपर मिला है. अब देखो कहां हमें राजस्थान में कहां मिल रहा था? कैसा? एक तो मिल रहा था जोधपुरा, और जो गणेश्वर जो कल्चर है वहां मिल रहा था. दूसरा जो खेतड़ी जगह थी वहां मिल रहा था, है ना. उसके साथ हमने क्या देखा? हमने देखा सर हड़प्पा जो साइट्स थी वो यहां से लेते थे मेगान, यानी यहां पर भी कॉपर के एविडेंस थी. और फिर से हमें एक इंटरेस्टिंग बात पता लगी, अच्छी बात पता लगी कि नहीं सर सिर्फ वहां पे नहीं था, सिर्फ यहां पे नहीं था. अरे तो मेसोपोटामिया में भी क्या मिले हैं? कॉपर के अवशेष मिले हैं. मिल रहे धीरे धीरे सब जगह. अब देखो कॉपर मिल रहा है तो जरूरी नहीं कि कोई भी एक रीजन हो वो किसी पर्टिकुलर रीजन पर क्या करे? डिपेंड करे. जरूर नहीं कि अगर ये ओमान है सिर्फ राजस्थान से ही मंगवाए, वो यहां से भी मंगवा सकता था, है ना. और ये भी यहां से मंगवा सकते थे, हड़प्पा वाले मंगवाया भी हो, क्योंकि हर जो रीजन है वो एक कंप्लीटली किसी चीज की प्रतिपूर्ति इसको बोलते हैं, है ना, वो पूरी नहीं कर पाता. तो क्या करते थे? वो सब जगह से मंगवाते थे. तो अगर सब जगह से मंगवाएंगे बेटा तो क्या रहेगा सर? सर कांटेक्ट रहेगा सब में. तो कांटेक्ट रहेगा इट मींस क्या था? सबकी आपस में बोलचाल थी और बढ़िया बिजनेस चल रहा था. तो जब बढ़िया बिजनेस चल रहा था तो हमें क्या मिलेंगे सर? एविडेंस मिलेंगे. निकालते हैं खोद के. साइट्स आल्सो कंटेन ट्रेसेस ऑफ निकल. ये लो क्या मिले? सर निकल भी मिला है यहाँ. चले मैं फिर ये लो कि सर देखो कॉपर यहां मिल रहा है, निकल यहां मिल रहा है, कॉपर के साथ प्लस निकल भी एविडेंस मिल रहे हैं सबके. हड़प्पा बर्तनों में के जो पॉट थे उसमें क्या होता था सर? निकल भी यूज होता था. सब जगह से मंगवा रहा है, सिर्फ कॉपर एविडेंस नहीं था. अब क्या है? निकल भी मिल गया. कहां मिले हैं? मेसोपोटामियन साइट पे इंपोर्टेंट मिला है. तो हमें जब भी पूछा जाए कि कॉपर के एविडेंस कहां मिले हैं इसके अलावा, तो क्या बताएंगे हम कि सर मेसोपोटामियन साइट पे मिले हैं. क्या मिले हैं? मेसोपोटामियन
साइट्स पर मिले हैं, जिसमें मेगन भी एक रीजन रह सकता है। अदर आर्कियोलॉजिकल फाइंड सजेस्टिव ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टेक्ट इंक्लूड हरप्पा सेल्स, वेट्स, डाइस एंड बीड्स। क्या मिले कि जो लॉन्ग डिस्टेंस, ज्यादा दूरी पर या फिर बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर क्या मिले, हड़प्पा वाली सीलें मिली है। हमने देखा ऊपर ये रही सील, है ना, ये रही सील, मिली कहाँ है, मगान जिसको बोलते हैं, मेगन बोलो, मगान बोलो, जिसको ओमान भी बोलते थे। क्या बोलते थे सर? ओमान भी बोलते थे। यहां पर मिली है सील, जो कि कहां का प्रूफ है, एविडेंस कहां का, ड्राइव्ड कहां से हो रही है, हड़प्पा सिविलाइजेशन से, है ना, वहां का जो बुल है वो उसका सिंबल है। दूसरी बात, वेट्स मिले, जिसको बोलते हैं ना, बाट बोलते हैं, है ना। अभी तक तो क्या है, अभी प्रेजेंट टाइम में तो डिजिटल मेजरमेंट स्केल यूज हो रहे हैं, पर थोड़ा इससे पहले क्या होता था, वो बाट आते थे लोहे के, है ना, जिसमें 1 किलो का वेट हो, 2 किलो का हो, 3 किलो का हो। और सब, जिसको छोड़ो, डंबल्स देखे हमने, जिम के अंदर डंबल यूज होते हैं, 1 किलो का, 2 किलो का, 2.5, 5, 10, 15, है ना, वो क्या है, वो वेटेज है। करते हैं जिम वाले, एक्सरसाइज करते हैं, डंबल्स उठाते हैं, वो क्या उठाते हैं, डंबल्स उठाते, तो वो क्या हो गए, वो वेट्स हो गए। बट हाँ, इतने हैवी नहीं आते थे वो, बाट बस 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो के लगभग आते थे। डाइस खेलते हैं अपन, सांप सीढ़ी खेलते, स्नेक एंड लेडर्स, डाइस होते थे। तो ये दूसरा गेम खेलते थे, जिसको बोलते हैं चौसर बोलते हैं ना, महाभारत के समय से खेला जा रहा है चौसर। कुछ पासे होते थे, ऐसे डाइस बने हुए, उसको फेंकते, जो नंबर आते फिर उसके हिसाब से खेलते, मतलब स्नेक एंड लेडर्स जैसा ही गेम होता था, चौसर इसको बोलते हैं। तो वैसे भी डाइस मिले। एंड बीड्स, बीड्स तो सब जगह मिल रहे हैं, माइक्रो बीड बोलो, सिंपल बीड्स बोलो, खुदे हुए बीड्स बोलो, फर्निश बीड बोलो, कलर्ड फीड बोलो, या फिर आर्टिफैक्ट वाले बीड्स बोलो, मिल रहे हैं। सो इन दिस कंटेक्स्ट इट इज वर्थ नथिंग दैट मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशन कांटेक्ट विद रीजन नेम्ड दिलमुन, प्रोबेबली द आइलैंड ऑफ बरहन, मगान एंड मेलुहा, पॉसिबली द हड़प्पा रीजन। अब देखो, यानी मगान की हमने बात करी, जिसको हम बोल रहे थे कि ओमान की तरफ है, वो रीजन किसका है, हड़प्पा का रीजन है। सो इन दिस कंटेक्स्ट इट इज वर्थ नोटिंग दैट मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशन कांटेक्ट विद रीजन नेम्ड दिलमुन, प्रोबेबली द आइलैंड ऑफ बरहन। क्या बोला गया है कि सर जो बरहन द्वीप है, वहां से भी जो कांटेक्ट है वो मिलता है, किसका, मेसोपोटामियन का। क्या बोलते हैं इसको, दिलमुन बोलते हैं। मगान एंड मेलुहा, पॉसिबली द हड़प्पा रीजन। अब तक हम क्या बोल रहे थे कि सर जो मगान और मेलुहा है वो किस एरिया में आता है, तो हमारे अनुसार तो वो किस तरफ पड़ता है, कि सर मेसोपोटामिया वाले रीजन के पास पड़ता है। तो हमने क्या बोला कि सर शायद इसका रहा हो। अब वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं, इसको शायद क्या बोलते थे कि ये जो मगान था, ये किसका रीजन रहा हो, हड़प्पा का रीजन रहा हो। किसका, हड़प्पा का। इसके साथ अब वो जो दिलमुन द्वीप है ना, हमने दिलमुन आइलैंड की बात करी थी, जिसको बहरीन भी बोलते हैं, द आइलैंड ऑफ बहरीन बोलते हैं, वो ये था। किसके कॉन्टेक्ट में रहा हो, मेसोपोटामिया का रहा हो। इट मींस कि मगान को हड़प्पा का रीजन कहा जाता हो, प्रूफ नहीं है बट वो बता रहे हैं। क्या कहा जाता हो कि सर मगान को हड़प्पा का रीजन कहा जाता हो, और वहीं हम दिलमुन की बात करें तो किसका रीजन हो, कॉन्टेक्ट हो, मेसोपोटामिया का। क्यों? क्योंकि वहां हमें कुछ कॉन्टेक्ट मिले हैं, कुछ चीजें मिली है, उसके बारे में बताएंगे आपको। मेलुहा, पॉसिबली द हड़प्पा रीजन, किसके रीजन हो, हड़प्पा के रीजन हो। मेलुहा भी साथ में उसके इंक्लूडेड है। अब यहां से क्या क्या मिला है, सो दे मेंशन द प्रोडक्ट फ्रॉम मेलुहा, कैरोलिनाइन, लापिस लाजुली, कॉपर है, गोल्ड है, एंड वेराइटीज ऑफ वुड। अब ये इंपॉर्टेंट है कि हमें ये बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है, पिंक कलर ले लेता हूं, कि सर उन्होंने मेंशन किया है, क्या मेंशन किया है, कि एक रीजन था जिससे मेसोपोटामिया जो टेक्स्ट है, मेसोपोटामियन जो टेक्स्ट है वो मेंशन करते हैं मेसोपोटामिया कॉन्टेक्ट किस किस के साथ था। पहला दिलमुन के साथ था, इसका इंपॉर्टेंट है ये, दिलमुन के साथ था, जिसको प्रोबेबली द आइलैंड ऑफ बरहन कहते हैं, है ना, बरहन का जो द्वीप है वो कहते हैं। किसमें मिला है ये, मेसोपोटामिया के जो टेक्सेस है उनमें मिला है कि दिलमुन, जिसको प्रोबेबली द आइलैंड ऑफ बरहन कहते थे। और साथ साथ मगान, यानी जो मगन था, मेलुहा था, पॉसिबली द हड़प्पा रीजन, क्या रहा हो, हड़प्पा का रीजन रहा हो, जिसके अंदर दे मेंशन, क्या मेंशन किया है, दे मेंशन द प्रोडक्ट फ्रॉम मेलुहा। कहां से मिले हैं, मेलुहा से मिले हैं। क्या क्या मिला है, पहला कैरोलाइन का पत्थर मिला है, दूसरा लापिस लाजुली,
मिला है, तीसरा कॉपर मिला है, फोर्थ गोल्ड मिला है ना। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर? अब तक हमने पढ़ा था कि जो गोल्ड था वो कहां से आ रहा था? हड़प्पा में साउथ इंडिया से आ रहा था। बट वही हम देखें कि दूसरी जगह पर जो गोल्ड के एविडेंस मिले हैं, इजिप्ट में मिले, पिरामिड के अंदर। और हमने क्या देखा कि सर जो मेलुआ है वहां भी हमें इसके एविडेंस मिले, किसके? गोल्ड के। एंड वेराइटीज ऑफ वुड, अलग अलग तरह की लकड़ियां जो थी वो भी हमें यहां मिली है। कहां? मेलुहा। तो इस तरह से जो मेलुहा है वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेस हो जाता है अपने ही लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें ये सब चीजें मिली है। क्या मिली है सर? सर हमें मिला है कैरोलाइन का पत्थर, लापिस लाजुली, कॉपर, गोल्ड और वेराइटीज ऑफ पत्थर। अब इसको क्या करेंगे? ClCg, मेलुहा ClCg क्या हो जाएगा सर? इसमें हो जाएगा एक तो कैरोलाइन का पत्थर, कैरोलाइन, लापिस लाजुली, कॉपर और गोल्ड। ठीक है, तो ऐसे अगर इन शॉर्ट आप याद कर सकते हो ClCg। सो ए मेसोपोटामियन मिथ क्या कहता है कि मेसोपोटामिया के जो मिथ है वो किसके बारे में कहता है? वो मेलुहा के बारे में कहता है। अब जनरली कहता क्या, वो मेरी बात मुंह से सुन लो। वो कहता है कि आपका जो पक्षी है ना वो हाजा पक्षी की तरह हो। क्या हो? आपका जो पक्षी, बस इतनी बात ट्रांसलेट हो पाई है कि आपका जो पक्षी है वो हाजा पक्षी की तरह हो, जिसकी आवाज जो है महलों में सुनाई दे। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो क्या मानते हैं? वो ये मानते हैं कि सर जो हाजा पक्षी था वो क्या रहा हो? मोर रहा हो। और क्या होती है? सुनहरी, सुरीली। हम तो कहते हैं कोयल की भी है, बट सुंदरता के दृष्टि से अगर देखा जाए तो मोर सुंदर है और उसकी आवाज भी अच्छी है। तो जिस तरह का इन्होंने एक विजिबल डायग्राम पेश किया है, सो मेलुहा के बारे में बताते हैं, मे योर बर्ड बी द हाजा बर्ड, कि आपका जो पक्षी हो वो हाजा पक्षी की तरह हो। किसकी तरह हो? हाजा पक्षी की तरह हो। उल्टा राइटिंग ज्यादा बुरी नहीं है, ठीक है। किसकी तरह? हाजा पक्षी की तरह हो। मे इट्स कॉल बी द हियर इन द रॉयल पैलेस, और उसकी आवाज कहां सुनाई दे? शाही महल में सुनाई दे। किसकी? हाजा पक्षी की आवाज। एंड सम आर्कियोलॉजिस्ट थिंक द हाजा बर्ड, जो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट है वो ये सोचते हैं कि जो हाजा बर्ड था वाज द पीकॉक। कौन सा रहा हो? कि मोर रहा हो, है ना। क्यों मोर रहा हो? कि आवाज अच्छी है, दिखने में सुंदर होगा तो मोर ही है अपने हिसाब से। तो कोयल तो क्या है? आवाज तो सुरीली है, बट वो दिखने में इतनी सुंदर नहीं है, तो शायद इसलिए क्या मानना हो, आर्कियोलॉजिस्ट सोचते हैं वो क्या रहा हो? कि सर मोर रहा हो। ठीक है, तो डिड इट गेट दिस नेम फ्रॉम इट्स कॉल? क्या उसके नाम से ये प्रतीत होता है और क्या लगता है कि मोर ही रहा हो? वो देखते हैं। इट इज लाइकली दैट कम्युनिकेशन विद ओमान, बरहेन और मेसोपोटामियन वाज बाय सी। किससे था सर? सी से कांटेक्ट था, है ना। पोटामिया, दिलमुन, मगान, किससे कांटेक्ट रहा हो? बाय सी से रहा हो। ठीक है, इस सी के जरिए उनका कांटेक्ट रहा हो। ठीक है सर, कांटेक्ट तो सी से रह जाएगा, कोई इशू नहीं है हमें। मेसोपोटामियन टेक्स्ट रेफर टू मेलुहा। क्या कहता है कि मेसोपोटामिया जो टेक्स्ट मिले हैं वो मेलुहा के बारे में रेफर करते हैं एज ए लैंड ऑफ सेफर्स। किसका देश है? नाविकों का देश है। किसका देश है? नाविकों का। इट मींस कि यहां जो लोग रहते थे वो नाविक थे ज्यादातर। कैसे सर? एरिया जो है वो कौन सा है? पानी वाला है, तो उनका जो ट्रेवलिंग सिस्टम रहेगा वो कैसे रहेगा? पानी से रहेगा। अगर बाई लैंड जाएंगे तो बहुत ज्यादा दूर पड़ जाएगा, तो शॉर्टेस्ट वे क्या है कि सर पानी की वे के हिसाब से चलते रहो। तो अगर पानी में उतरेंगे तो क्या चाहिए होगा? हमें जहाज चाहिए होगा। जहाज के लिए कौन चाहिए होगा? वहां नाविक चाहिए होगा जो उसको चलाए, है ना। बिना चले अपना आप तो पहुंचेगी नहीं सर। इंजन स्टार्ट करो, किक मारो और चले जाओ, है ना। अभी तो पॉसिबल नहीं है नावों में, सॉरी पहले तो पॉसिबल नहीं था नावों में, ये अब पॉसिबल है। तो क्या कहा जाता है कि मेसोपोटामिया में जो टेक्स्ट मिला है वो रेफर करता है मेलुहा के बारे में कि सर ये लैंड ऑफ सेफर्स था। इट मींस कि नाविकों का देश था। एंड बिसाइड वी फाइंड डेपिक्टेशन ऑफ शिप्स एंड बोट्स ऑन सील्स, की जो सील थी, हमें जो सील मिली है उसके ऊपर, ये तो नहीं है जो शिप, जो हमें सील मिली है उसके अंदर शिप और बोट की क्या है? एविडेंस है, बनाया गया, चित्रित किया गया है। जिस तरह हमें हड़प्पा में सीलें मिली है, कालीबंगा में मिली है, वहां हमें क्या मिला है कि सर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और उस पर
कुछ टेराकोटा के खिलौने मिले हैं जो एकदम बुल होता है ना, जो बुल होता है उसका शेप में मिला है, जो बुल के पीछे गाड़ी लगती है उसके शेप में मिला है, और कई अलग अलग चीजों में ग्रुप में मिला है, जिसमें फार्मर के जो इंस्ट्रूमेंट थे, औजार थे, वो मिले हैं और दूसरे औजार भी मिले हैं, बनाए गए टेराकोटा से। इट मीन्स कि हमें पता लगा वहां से कि वहां ये लोग यूज करते थे, इनसे जाने पहचाने थे। साथ ही साथ वहां मिले जो अवशेष हैं, हड्डियां वगैरह, वो बताते हैं कि हाँ ये इन चीजों का जो खाते थे और कुछ को पालते थे। उसी तरह जो यहाँ मेसोपोटामिया जो सील है वहां पर जो मिली है, वो ये बताती है क्या कि इनको नॉलेज था किसका, वाटर वेव का, वाटर ट्रांसपोर्ट का नॉलेज था। बड़े नावों और बोट का क्या था, सिंबल जो था, उनकी ड्राइंग थी, उनकी सीलों पर बनाई गई है। तो जनरली किस लिए बनाया जाता होगा, अब वहां का बिजनेस हो रहा है तो वहां का इंडिकेशन बनाएंगे। इट मींस पॉसिबली उनको नॉलेज था इस चीज का, यानी सच में वहां के जो लोगों को नाविक कहा जाता हो। The round Persian Gulf seal found in Bahrain sometimes carried Harappa motifs. Interestingly, local Dinmun weight followed the Harappa standard. अब बताओ क्या करोगे। The round Persian Gulf क्या मिला है, Persian Gulf seal found in Bahrain। मिली कहाँ है सर, बरहेन में मिली है, ठीक है। समटाइम्स कैरिड हड़प्पा मोटिव्स, जिसके अंदर कुछ अंश जो है या फिर कुछ चीजें जो है हड़प्पा मोटिव्स की मिली है। इंटरेस्टिंगली अब लोकल जो थे दिलमुन के वेट फॉलोड द हड़प्पा स्टैंडर्ड्स। अब बात करता हूं कि सर दिलमुन कहाँ है, हड़प्पा कहाँ है, अब आपको पता लगेगा। हमने बात करी कि जो दिलमुन का रीजन था, है ना, जो दिलमुन का रीजन था ये था, इनका जो वेट सिस्टम था वो किसका फॉलो कर रहे थे, हड़प्पा का सिस्टम। इसका हड़प्पा का वेट सिस्टम तो था ना, भार माप तोल का जो स्टैंडर्ड था वो हड़प्पा का फॉलो कर रहे थे। कौन, दिलमुन। कांटेक्ट हुआ है भाई, है ना, 100% कांटेक्ट हुआ है। तो जब दोनों में कांटेक्ट हुआ है, इट मींस क्या हुआ सर, आपसी सह संबंधों द्वारा दोनों ने एक दूसरे की जो विधियां हैं, जो तरीके हैं, वो तौर तरीके हैं, जो एक तरह से लाइफ साइकिल है, लाइफ स्टाइल है, वो अपनाया है। दोनों ने कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीखा है। तो सीखा है तो क्या करा, दिलमुन में एविडेंस मिल गए कि सर हड़प्पा स्टैंडर्ड का जो वेट सिस्टम था वो ये फॉलो कर रहे थे, वेइंग स्केल वाला, जिससे सामान को भार माप तोलने के हिसाब से मेजरमेंट किया जाता था। एक और एविडेंस मिला हमें। अब ये मिली कहाँ है सील, पर्शियन सील मिली है बरहेन द्वीप से, है ना, हड़प्पा मोटिव्स इसमें है। और हमें ये भी बताता है कि वहां पर दिलमुन के अंदर वेइंग सिस्टम तो था, वो किसका था, हड़प्पा का था। सेल डेप्रिशिएटिंग अ बोट, क्या बोला था कि सर अभी बताया, यहां अभी बताया, Beside we find depreciation of ships and boat, कि जो जिस सील पर हमें शिप और बोट मिली है, बताता हूं देखो आपको, है ना। अब इसको बना के बताएंगे, ऐसा नहीं बताएंगे सर। देखो पूरी की पूरी जहाज बनाई है इन तो, और बहुत बढ़िया तरीके से बनाई गई है। तो जैसा इसका देखो मेरे को दिख रहा है ना, वैसा वैसा मैं बना देता हूं। एक चीज और मिली है मुझे यहाँ, देखो ध्यान से, इसके ऊपर कुछ बनाया गया है, कुछ जीव जैसा है। अब जैसे इसकी मेरे को आउटलाइन दिख रही है, मैं वैसे बना देता हूं आपके सामने। यहां और भी कुछ है, बट कुछ हाफ है, कुछ साफ नहीं दिख रहा। अब देखो ये क्या है सर, ये तो आपने, सर ये क्या है सर, ये तो आपने बोट बना दी। क्या बना दी सर, बोट बना दी। अब बोट कहां है सर, मैंने नहीं बनाई। डेविस्टेटिंग ऑन अ बोट, सील पर बोट बनाई गई। साथ ही साथ ध्यान से देखो, हमें सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ना नहीं है, सिर्फ पढ़ना पेपर के हिसाब से नहीं पढ़ना, हमें उसको जानना है, डूब जाओ उसके अंदर। बस जो चीजें गड़े मुर्दे ना उसको उखाड़ के पढ़ना है हमें, है ना। वो कैसे पढ़ना है कि सर इसमें सिर्फ बताया था हमें कि क्या मिला है, हमें सिर्फ बोट का एविडेंस है। अब साथ ही साथ इसमें ऊपर एक हल्की सी क्रेविंग हो रखी है ऊपर, तो क्या लग रहा है मेरे को, ये मगरमच्छ जैसा लग रहा है। अब तो हम ये 110% कह सकते हैं कि इनको पानी के बारे में पता था कि सर वहां अगर बोट में जाएंगे, ठीक है बोट है, तो वहां का एक जाना पहचाना जीव है मगरमच्छ, जो हमें तैरता हुआ मिल जाएगा,
तो हमें क्या करना है सर, उससे बचते हुए चलना है। एक ही सील के अंदर दो सिंबल मिल रहे हैं, एक मगरमच्छ का और दूसरा बोट का, और साथ ही साथ हमें क्या मिल रहा है सर, कुछ राइटिंग्स लिखी गई है। क्या लिखी गई है? राइटिंग है, बट वो सीक्रेट है। क्या है? सीक्रेट है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो उनकी सील पर भी लगे हुए थे। इन पर लगे हुए थे, सील पर। अगर मुझसे पूछा जाए ये क्या है, तो देखो ये सिंबल है सारे। ये सर ये तो हमें भी पता है, हमें भी पता है सर सिंबल है। हाँ, तो अब हम ये कह सकते हैं जी इनकी जो राइटिंग थी ना, वो किसी ग्रामर की, एक ग्रामर नहीं थी पूरा, है ना। मतलब जैसे आज की लैंग्वेज क्या होती है, हम शब्दों में लिखते हैं, तो इनकी राइटिंग शब्दों में ना होकर सिंबल्स में थी। सिंबल्स में कैसे थी? तो देखो देखो, देखो अगर मेरे को बोलना है कि दीपक सर पढ़ा रहे हैं, तो क्या लिखूंगा? दीपक है, सर हो गया, दीपक सर का सर हो गया, ठीक है। पढ़ा रहे हैं मतलब बोर्ड बनाया, टीचर बनाया, ये लो दीपक सर पढ़ा रहे हैं, है ना। ये सिर्फ समझाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये क्या हुआ, ये सारे सिंबल बना दिए मैंने। क्या बना दिए? सिंबल बना दिए। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि सर मैंने हड़प्पा से सीखा है, बस मैं जनरली बता रहा हूं कि दीपक सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या बन गया? सेंटेंस बन गया। तो मे भी कुछ ऐसा हो कि इनकी जो लिपि थी, राइटिंग थी, वो सिंबल थी पूरी। ये तो हमें पता है कि सर सिंबल ही थी। अब इन सिंबल का मीनिंग क्या था वो हमें पता नहीं लग पा रहा। क्यों? कि देखो हम जब भी देखते हैं, हमने देखा ना कि जब हम आगे दौरा पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि जो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हम जब मुगल वगैरह में पहुंचेंगे, वहां तक पहुंचेंगे, हम देखेंगे कि जो एक ही बुक होती थी उसकी वो लोग बहुत सारी कॉपी बनवाते थे, है ना। छापे खाने बनने से पहले, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि जो राजा महाराजा क्या करते थे, अपने ग्रंथ लिखवाते पहले अपनी खुशी से कि मेरी तारीफ करो, और फिर उसी ग्रंथ की कॉपीज बनवाकर बंटवाते थे लोगों के सामने कि हर कोई पढ़ना चाहिए। उस वक्त छापे खाने यानी प्रिंटिंग मीडिया नहीं था, तो क्या होता था, जो लिखने वाले होते थे ना, वो बहुत सारे मिस्टेक करते थे। मिस्टेक इन द सेंस कि क्लास में आप 30 जने हो, है ना, 25 बच्चों ने आप अपना होमवर्क कंप्लीट किया है, 5 जनों ने नहीं करा, तो क्या करते हैं हम जनरली कॉपी मांग लेते हैं कि भैया कॉपी दे दे यार, काम कर लेता हूं मैं, है ना। क्या करेगा, उसका सेम टू सेम डिटो छाप देगा। बहुत सारी ऐसी स्पेलिंग्स होती है जो हमें समझ में नहीं आती। क्या करते हैं, अरे तो बस कुछ मत कर, जैसा उसने बनाया ना वैसा वैसा बना दे। एक तो ये हुआ। दूसरा, अगर कोई ऐसी स्पेलिंग है जो हमें अच्छी तरह आती है बट उसने उसका दूसरा वर्ड लिखा है, तो हम क्या करते हैं, उसको इजी करके नहीं इसकी जगह ये लिखते हैं, मस्त लग रहा है। क्या हो गया, मीनिंग चेंज हो गया और वर्ड भी चेंज हो गया। बिल्कुल इसी तरह अगर हम देखें कि जो ये सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स का मीनिंग जो था वो क्या पहले भी वैसा था जो आज है? ऐसा हम श्योर नहीं कह सकते, बट हाँ ये प्रूफ है कि जो इनकी राइटिंग होती थी वो सिंबल वाली राइटिंग होती थी, जिसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि वो सिंबल से ही बनाते थे, लिखते नहीं थे, है ना, लेफ्ट टू राइट लिखते थे, ये हम कह सकते हैं। सील, स्क्रिप्ट एंड वेट्स। सील क्या होती थी? मोहर। स्क्रिप्ट जो इनकी लिपि है, वेट इनका वेट सिस्टम। तो सील एंड सीलिंग कैसी थी? तो देखो ये भी सील है, एक स्ट्रक्चर बनाया होता था। स्ट्रक्चर जो भी लकड़ी का रहा, पत्थर का रहा, गीली मिट्टी रखते उस पर छप से मारते और वो चीजें उस पर क्रेव हो जाती, यानी छप जाती। आजकल की मोहरें होती है, क्या होती है सर, उस पर तो इंक लगी रहती है, पेपर में लगाओ, छप मारो और सिंबल होता था। पर पहले क्या था, इंक विंक मिट जाए, गीली मिट्टी लो, फट से मारो, इंक्रेव हो जानी चाहिए। आज भी हम देखें जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, जो भी पेपर होते हैं, अगर वो क्लासिफाइड हैं तो उनपे एक लाल कलर का, जिसको बोलते हैं क्या, रबड़ सा होता है, ऐसे रबड़ होता है जिसको फिर बाट भी बोलते हैं, तो क्या उसको पहले गर्म करते हैं, गर्म करके उस पेपर पर गिराते हैं, फिर एक लोहे का सिंबल सा होता है उस पर सील लगाते हैं। आज भी गवर्नमेंट ऑफिशियल में ऐसी सील यूज होती है, मिट्टी पर नहीं, बट वो लाल कलर का थोड़ा प्लास्टिक रबड़ सा होता है जिसको गर्म करते हैं, लाख हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो मैं भूल गया उसको क्या कहते हैं मैटर को, तो अगर आपको याद है तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। उसको लाल वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, मैटर को क्या कहते हैं, उसको गर्म करके सील लगा देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो सीलें हैं वो पहले यूज होती थी। सो सील्स एंड सीलिंग वर यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। किसके लिए यूज होता हो कि सर लॉन्ग डिस्टेंस जो कम्युनिकेशन होता था उसमें ट्रस्ट के लिए, कि हमारे सामान से किसी ने बीच में छेड़छाड़ ना की हो, तभी यूज होता था। एंड इमेजिन अ बैग ऑफ गुड्स बीइंग सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये कोई बैग भेज रहा है, ठीक है कर लो,
इट्स माउथ वाज टाइड विद रोप। नहीं सर हम बनाएंगे। क्या करेंगे सर? हम बनाएंगे। चलो भाई, ये एक प्लेस है नंबर ए। यहां पर कोई थैला है जिसका मुंह एक रस्सी से बांधा गया है ना, एक रस्सी से बांधा गया है, ठीक है। Its mouth was tied with a rope and on the knot was affixed as some wet clay on which one or more seal were present। ठीक है, अब ये जो चीज है इस पर एक सील लगा दी मैंने, है ना, यहां पर एक सील लगा दी मैंने। हट जा। हाँ, यहां पर मैंने एक सील लगा दी जिसमें मैंने लिख दिया DK। ठीक है, बना दी सील। सो इफ द बैग रीच्ड विद इट्स सीलिंग इंटैक्ट इट्स मीन दैट इट हैड नॉट बीन टेम्पर्ड विद। यानी अगर ये सील का पूरा पैक सेम टू सेम यहां पहुंचा, यानी सेम कंडीशन में पहुंचा, जैसे कि बैग बना हुआ है, सील लगी हुई है और उस पे ये DK सर की सील लगी हुई है, इट मींस इससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। और वहीं इफ द बैग रीच, ठीक है, इट मीन दैट हैड नॉट बीन टेम्पर्ड विद। दिस सीलिंग आल्सो कन्वेड द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। अब देखो आइडेंटिटी हो गई, सर DK सर की सील है, दीपक सर की सील है। क्या हुआ कि सामान जो सेफली जो था वो लैंड कर चुका है जहां उसको बेचना था। इट मींस कि पूरा सामान से हमारे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, पूरा परफेक्ट पहुंचा है। अगर ये सील यहां से इतनी सी ब्रोक हो गई, है ना, और किसी निशाने ने क्या करा, यहां करके DD कैसे कर दिया, ये तो पूरी सील नहीं है भैया, है ना। तो यहां क्या हो गया, गड़बड़ घोटाला हो गया। इट मींस कि बीच रास्ते में किसी ने साथ सामान के साथ क्या करा है, छेड़छाड़ करी है ना, चोरी करने की कोशिश करी है। तो क्या होता था, ऐसे जब सामान पूरा पहुंचता था तो लोगों में ट्रस्ट बिल्ड होता था, और वहां पहले के लोग अच्छे थे, इतनी चोरीधारी नहीं करती थी आज के जमाने में होती है ना। तो लोगों में वैसे ही ट्रस्ट था, ऊपर से इनका बिजनेस सिर्फ एक सील के हिसाब से, और ट्रस्ट पूरा बिल्ड करना पड़ता, छोटी बात नहीं है। इट मींस पहले के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा अच्छे लोग हुआ करते थे। आज तो पता नहीं क्या हो गया लोगों को। एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट, रहस्यमय लिपि की बात आ गई भाई अब, है ना। दीपक सर बोल रहे थे सर रहस्यमय है, मिस्ट्री है, मिस्ट्री है, मिस्ट्री। क्या मिस्ट्री है इसमें? ऐसी क्या मिस्ट्री सर इसमें जो पढ़ा नहीं गया? अरे भाई कुछ तो कुछ होगा ना, तभी दीपक सर शुरू से बोल रहे हैं मिस्ट्री है इसमें, मिस्ट्री है, मिस्ट्री है भाई। तो कैसे है? लेट्स सी। So, Harappan seals usually have a line of writing, probably containing the name and the title of the owner. Line of writing. Scholars have also suggested that the motif, generally an animal, conveyed a meaning those who could not read. यानी ये जो सिंबल था, containing जो नेम था, ये सारा ये उन लोगों के लिए था जो इलिटरेट थे, जो पढ़ना नहीं जानते थे। क्या था, मैंने बताया ना अभी आपको। क्या बताया सर? सिंबल है सब में। क्या है? सिंबल है। तो सिंबल इट मींस कि उन लोगों के लिए भी था कि जो पढ़ना नहीं जानते थे, और शायद कुछ लोग पढ़े लिखे भी थे जो कुछ और नाम वगैरह हैं जो लिपि हैं वो यूज करते हो। सो मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट। इंस्क्रिप्शन क्यों? क्योंकि उस पर खोदे जाते थे, पत्थरों पर लिखे नहीं जाते थे। इंस्क्रिप्शन बोला गया है आर शॉर्ट, छोटे होते थे। The longest containing about 26 साइन। यहां पर भी देखो क्या बोला है, साइन बोला है, राइटिंग नहीं बोला है। यानी जो सबसे लंबी स्क्रिप्ट थी वो सिर्फ 26 सिंबल की थी। यानी हाईएस्ट जो सिंबल है जो हमें मिला है वो 26 सिंबल या फिर साइन वाला एक राइटिंग पैड जो भी है वो मिला है। ऑल्दो द स्क्रिप्ट रिमेन अनडिसिफर्ड टू डेट, पता नहीं लगती डेट का। इट वॉज एविडेंटली नॉट अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल नहीं है, डेफिनेटली नॉट, है ना, पक्के तौर पर नहीं है। वर ईच साइन स्टैंड फॉर अ वोवल और कॉन्सोनेंट। इसका मतलब हो सकता है कि कोई एक जो साइन हो, हर एक साइन वो किसी वोवल या फिर कॉन्सोनेंट के लिए हो। सर ये वोवल कॉन्सोनेंट AEIOU बस में पढ़ा था इंग्लिश के अंदर। AEIOU क्या है? वोवल है, और जो बाकी बचे वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो हो सकता है कि इनका हर एक सिंबल क्या हो, किसी एक वोवल या फिर किसी एक कॉन्सोनेंट को क्या करता हो,
रेफर करता हो, इंडिकेट करता हो, दर्शाता हो. So as it has just too many sign somewhere between 375 and 400 और कुल मिलाकर 375 से 400 सिंबल तक हमें इनके मिले हैं. क्या एक स्क्रिप्ट में नहीं मिले, बहुत सारे स्क्रिप्ट मिले हैं जिनमें कुछ सिंबल सेम थे, कुछ अलग अलग थे, और कुल मिलाकर ये टोटल सिंबल बनने हैं 375 से लेकर 400 तक सिंबल मिले हैं हमें. इट मींस कि पक्के तौर पर यह पक्का है कि इनका कोई ना कोई साइन जो है किसी वर्ड को, किसी शब्द को या फिर किसी एक अक्षर को रेफर करता हो, है कि नहीं. सो इट अपीयर्ड दैट स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. क्या करते हो, राइट टू लेफ्ट लिखते हो. अब सर इसका पता कैसे चलेगा कि राइट टू लेफ्ट लिखते हो, क्या पता मैं उल्टा लिखता हूं. देखो ये नोटबुक है हमारी. सर नोटबुक तो अच्छी बनाई है ना. तो हम क्या करते हैं, जब भी लिखना स्टार्ट करते हैं ना, क्या बोलते हैं कि सर एक लाइन इधर होती है, यहाँ पॉइंट डाला और यहाँ आराम से लिखना स्टार्ट करते हैं ना. माई सेल्फ दीपक DN. अब यहाँ वो आखिरी लाइन है, तो क्या करते हैं, ठीक है जहां तक लिखा जा रहा है वहां तक लिख देते, बाकी आगे लिखकर ANWR कर देते. इट मींस कि जहां से हम स्टार्ट करते हैं वहां पे थोड़ा गैप छोड़ देते हैं. ध्यान से सुनना मेरी बात, कि जहां से हम राइटिंग स्टार्ट करते हैं वहां पर हम थोड़ा गैप छोड़ देते हैं, और जहां हम खत्म करते हैं तो जहां तक हमारी लाइन लिखा जा रहा है हम वहां तक घुसेड़ देते हैं, है ना. कुछ शब्द क्या हो, क्या लिख, छोटे छोटे लिख, ताकि इस लाइन तक पूरा खत्म हो जाए. मेरे लाइन नहीं हो जाए क्या, तो बस यहां पर भी वैसा ही हुआ है. As some seal show a wide spacing on the right. क्या करता है, राइट की तरफ बहुत ज्यादा स्पेसिंग जो थी वो शो करता है, एंड क्रैम्पिंग ऑन द लेफ्ट, और लेफ्ट तक जा जाते उसमें फंस जाते सारे. As if the engraver begin working from the right and then ran out of space. क्या करा उसने राइट से लिखना तो शुरू करा, बट लेफ्ट तक जा जाते, जब तक उसकी लाइन खत्म हो रही तब फंसा के जो लिखा गया वो उसने लिख दिया, मतलब एनक्रेव कर दिया. पता लग गया ना कि राइटिंग क्या थी लोगों की, सर राइट टू लेफ्ट थी. बस हमारे पास एविडेंस है कि सर सबूत है हमारे पास. जज साहब से दरख्वास्त करेंगे कि सर सारे सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह साबित किया जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो मिस्टीरियल सभ्यता, और यह भी प्रूफ हुआ कि भारत की सबसे प्राचीन, इवन विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, जो भारत को एक अच्छे लेवल पर प्रदर्शित करती है कि भारत भी सभ्यतावादी देश है और रहेगा. सो कंसीडर द वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन विच राइटिंग हैज बीन फाउंड. करते हुए क्या मिलती है, सील मिलती है, कॉपर के टूल मिलते हैं, रिम ऑफ जार की रिम मिलती है, कॉपर टेराकोटा टेबलेट्स मिलते हैं, ज्वेलरी, बोन, roads, even an ancient signboard. Remember, there may have been writing on fusible materials too. कि हार्ड जो सरफेस था या फिर जो गुम गए या हर तरह के मैटर पर ये लिखा जाता था. Could this mean that literacy was widespread? क्या कह सकते हो कि जो लिटरेसी यानी पढ़ाई लिखाई थी या फिर किसी का साक्षर होना, क्या वो सब जगह था? नहीं, सब जगह नहीं था. क्यों? क्योंकि सर हमें ऐसे सिंबल ही नहीं मिले जो बताते हो, क्या बताते हो कि सर हर जगह पर पढ़ लेना जरूरी था. क्यों? क्योंकि जितने हमें मिले हैं ना वो सारे साइन मिले. क्या मिले हैं सर? साइन मिले हैं. साइन इट मींस कि सिंबल की बात कर रहा हूं मैं. किसकी बात कर रहा हूं? सिंबल की बात कर रहा हूं. कि जब सिंबल मिले हैं किसके लिए? ताकि सारे लोग उन चीजों को समझ जाए, अच्छी तरह से समझ लाएं, पढ़ ले, देख ले. देखो एक बात आपने नोटिस की कभी भी कि जो लोग पढ़ नहीं सकते ना, अभी बता रहा हूं, कहीं देख लो मिल जाना ना, कोई मजदूर होगा ना, अगर उसके पास कोई अखबार पढ़ा रहेगा ना, वो उठाएगा उसको. अगर वो बैठा है अकेला, उस अखबार को उठाएगा और देखेगा ऐसे, और उसको पूछना कभी आके कि अंकल आपको पढ़ना आता है? वो बताएंगे कि अगर उनको पढ़ना नहीं आता ना, वो बताएंगे कि नहीं आता, मैं तो बस तस्वीरें देख रहा हूं. कि बहुत सारी चीजें हमें तस्वीरों से पता लग जाती है. कि अगर जो कल का मैच था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ, अगर इंडिया जीत गई तो क्या हुआ, फोटो में हमें देख के पता लग जाएगा ओहो इंडिया वन, है ना. विराट कोहली की तस्वीर होगी तुम जैसे करते हुए, है ना, और इंडियन क्रिकेटर के ऐसे करते हुए, यस
इट मींस क्या हुआ, वो इंडिया जीत गई। तो लोगों को वैसे भी पता लग जाता है, जरूरी नहीं हर किसी को पढ़ना आता हो। हमें ये जो क्वेश्चन दिया गया, इट मींस जरूरी नहीं हर किसी को पढ़ना आता हो, वो तस्वीरें और सिंबल देखकर ही समझ जाते हैं कि ये चीज कहां से और क्या एक्चुअल में हो रहा है। हमें अपने सवाल का जवाब मिल गया सर। चलिए आगे चलते हैं। वेट exchanges were regulated by a precise system of weights usually made of a stone called chert and generally cubic। अब वेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, किसके लिए? भार तोल का माप था। भार तोल का माप, पाट वगैरह किससे बने होते थे? कि सर एक पत्थर था चेट, जिससे बने होते थे। जनरली क्या होता था? क्यूबिकल होता था। फिगर में दिखाया गया विद नो मार्किंग, उस पे कोई भी मार्किंग नहीं होती थी। The lower denominations of weight have binary, however binary 1, 2, 4, 8, 16, 20, it's up to 12,800, while the higher denominations followed the decimal system। कौन सा सिस्टम यूज करते थे वो? सर डेसिमल यानी दशमलव प्रणाली यूज करते थे। कौन सी प्रणाली? दशमलव प्रणाली, जिसमें पॉइंट और डॉट या फिर जीरो का यूज होता हो। द स्मॉलर वेट वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर वेइंग ज्वेलरी एंड बीड्स एंड मेटल स्केल पेन हैव बीन आल्सो फाउंड। वेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, पुराना है छोड़ो, अभी की बात करते हैं। अभी से कुछ 2-3 साल पहले, जब तक डिजिटल स्केल नहीं आए, उससे पहले क्या होता था कि सर बाट यूज होते थे, है ना। उस पर लिखा आता था 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो। अब उससे 5 साल थोड़ा पीछे चलो और, है ना, तो जो भी गांव में चक्की होती थी आटे वाली ना, उसमें क्या बहुत सारा वेट चाहिए होता है, 15 किलो, 50 किलो, क्योंकि बड़े बड़े गड्ढे आते हैं गेहूं पीसने के लिए। तो क्या करते थे, अगर उन पे पार्ट नहीं होता था ना, वो क्या करते थे, एक बड़े पत्थर को मेजर करके उसकी जगह यूज करते थे। देखा होगा आपने कि पट्टी का टुकड़ा होता था, उसको पहले से मेजर किया होता था उन लोगों ने, भाई हाँ ये 15 किलो का है, 20 किलो का है, और फिर उस वेट की जगह वो वाला वेट यूज करते थे, क्योंकि उनके पास वो होता नहीं था। देखा होगा, नहीं देखा हो तो अपने दादाजी से, अपने पिताजी से पूछ लेना, वो बताएंगे आपको। क्या बताएंगे? कि हाँ बेटा वो पत्थर यूज करते थे वेइंग स्केल की जगह, उसके मतलब बाट के तौर पर पत्थरों को यूज करते थे जो उतने ही वेट का होता था, जिन पर वेट लिखा नहीं होता था बट वो वेट का होता था। बिल्कुल उसी तरह हड़प्पा में वेट स्केल हमें ना बाट मिले हैं, पत्थरों के मिले हैं, जो एक पत्थर था चैट उसके मिले हैं। क्या पता लगता है कि सर वो अलग अलग मेजरमेंट यूज करते थे, जिनमें बाइनरी सिस्टम जो था वो ज्यादा था, यानी दशमलव प्रणाली जिसको हम कहते हैं, डेसिमल सिस्टम या फिर बाइनरी, जो 2 अंकों की शाला थी, 2-3 अंकों की वो यूज करते थे। और ठीक है, डेसिमल सिस्टम यूज होता था, और 2 अंकों, 4 अंकों और 6 अंकों वाली, जिसमें 2, 4, 6, 8 मतलब उसका दुगना होता था। दूसरा, किसी पर भी कोई वेट लिखा नहीं गया है, और जनरल सी बात है, जो ज्वेलरी होगी ना, सुनार होगा, उसके पास 1 किलो 2 किलो तो रहेंगे नहीं रहेंगे ना, कि हाँ आओ 1 किलो सोना ले जाओ, 2 किलो सोना ले जाओ। वो क्या करते हैं, उनके पास छोटे छोटे बाट होते हैं, 100 ग्राम 50 ग्राम हाईएस्ट, मतलब ऐसे करके बाट होते हैं, छोटे छोटे बाट होते हैं, देखना कभी, है ना। वो किस लिए यूज होते हैं? वो ज्वेलरी के यूज होते हैं, है ना। उससे ज्वेलरी देते हैं लोग, इतनी ये ग्राम, इतने ये ग्राम, 2 तोला 3 तोला 4 तोला 6 तोला XYZ। और वहीं जब हम बड़े बाट की बात करें तो क्या होता है, खाद्य पदार्थ है या फिर जो चीजें हमें बेचनी हो बड़े लेवल पर, नमक है, मिट्टी है, तो वो उन केस में यूज होता था बड़े बाट। ठीक है, तो आज का चैप्टर मेटल स्केल मिले हैं हमें, है ना, जो लोहे के बने हुए स्केल, मेजरिंग स्केल वो भी मिले हैं। तो आज का चैप्टर हम करते हैं यहीं फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत तगड़ी चीजें मैं आपको बताने वाला, बहुत शानदार तरीके से। सो स्टे ट्यून ऑन विंजम इंटरनेशनल स्कूल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।